अली सीए का स्टूडेंट है और उसने सीए इंटर कर लिया है। अब उसे डिसाइड करना है कि आर्टिकलशिप में वो कौन से डिपार्टमेंट में जाए। आया उसे एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या इंटरनल डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। बिग फोर में से एक ऑडिट फर्म है जो उसे ऑफर कर रही है कि हम इंटरनल ऑडिट में उसे आर्टिकलशिप दे सकते हैं, और कुछ और ऑडिट फर्म्स हैं जो कि टॉप 10 ऑडिट फर्म्स में ही हैं, वो उसको एक्सटर्नल ऑडिट ऑफर कर रही हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन लग रहा है? आया इंटरनल ऑडिट के लिए बिग फोर में चला जाना चाहिए या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए किसी और फर्म में चला जाना चाहिए? और इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें इंटरनल ऑडिट ज्वाइन भी करना चाहिए या नहीं। देखिए, सीए पाकिस्तान का सबसे क्रिटिकल फेज जो होता है वो है आर्टिकलशिप का फेज। आर्टिकलशिप में आकर हर स्टूडेंट को ये डिसाइड करना ही पड़ता है कि उसने आर्टिकलशिप कौन से डिपार्टमेंट में करनी है। आया वो एक्सटर्नल में जाएगा, इंटरनल में जाएगा, टैक्स में जाएगा या ईआरपी में जाएगा। ये डिसाइड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जॉब मार्केट टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हम जो भी चूज करते हैं उसका असर हमारे फ्यूचर पर जरूर पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आया आपको इंटरनल ऑडिट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। इंटरनल ऑडिट आर्टिकलशिप में आपको जब भी किसी क्लाइंट पे भेजा जाता है तो आप उस क्लाइंट के, उस कंपनी के इंटरनल सिस्टम को समझते हैं। उस कंपनी में गवर्नेंस कैसी चल रही है, वहां पर रिस्क कौन से हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट उन्होंने कंट्रोल्स कैसे लगाए हुए हैं, मैनेजमेंट कैसे ऑपरेट कर रही है, कंपनी ने जो स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं जिसको हम एसओपीज कहते हैं, आया वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मसला आ रहा है तो कहां पे आ रहा है। अगर कंपनी में कोई रिस्क आ रहा है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो किसी भी हेड में हो सकता है, वो सेल्स में हो सकता है, वो इन्वेंट्री में हो सकता है, वो एसेट्स में हो सकता है, वो ट्रेजरी में हो सकता है, वो किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, वो किस हद तक सिग्निफिकेंट है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सो इंटरनल ऑडिट में जब इस सारे सिस्टम की हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, फिर हम रिस्क कंट्रोल्स और फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन पेश करते हैं। एक्चुअली इंटरनल ऑडिट में ये हो रहा होता है। आई कैप की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में 250 प्लस लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद है। सो बेशक ये कोई मैंडेटरी ऑडिट नहीं है, लेकिन ये कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कंपनी खुद डिसाइड करती है कि हमें देखना है कि हमारी कंपनी में कहां पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं, लेकिन कंपनीज इसको करवाती हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनल ऑडिट का है। सो मैं आपको सही से बता सकता हूं कि कंपनीज चाहे वो बड़े लेवल की हैं, चाहे वो लिस्टेड हैं, चाहे वो लिस्टेड नहीं हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, सबको इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी के मालिकान ने ये तो देखना ही होता है ना कि उनकी कंपनी में काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कहीं पे रिस्क है तो कहां पे रिस्क है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि एक दफा एसओपीज बन गया है तो कंपनी के मालिकान ने सब कुछ मैनेजमेंट पे छोड़ दिया कि चलो भी जो कुछ करना है आप करें। ऐसा नहीं है। इसके लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में होता है, बड़ी में भी होता है, छोटी में भी होता है, ताकि असेस किया जा सके कि मसला कहां पे आ रहा है। अगर कोई एसओपीज बने हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ, इस चीज को भी कंसीडर करना निहायत जरूरी है कि पाकिस्तान में इस टाइम इंटरनल ऑडिट का एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है जितना कि एक्सटर्नल का है। सीए पाकिस्तान के तकरीबन 10,000 के करीब एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनमें ज्यादातर का एक्सपीरियंस एक्सटर्नल में ही है। इसलिए स्टूडेंट्स प्रीवियस मेंबर्स को जो कि रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं या फिर काफी टाइम से क्वालिफाई कर गए थे, उनको देखकर एक्सटर्नल ही ज्वाइन करना चाहते हैं। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि अगर एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट में हो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट के एक्सपीरियंस वाले बंदे को एक कंपनी के कंप्लीट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है। उसे पता होता है कि एक कंपनी में मसला कहां पे चल रहा है या पॉसिबल मसले आ कहां पर सकते हैं। सो कंपनी प्रेफर कर दी है कि हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको पता हो कि कंपनीज में मसले कहां कहां पे आ सकते हैं। हाँ, उसने बाकी सारी चीजें तो मैनेज करनी ही है, लेकिन अगर एक कंपनी आप में ये देख रही है कि इसको कंप्लीट नॉलेज है और इनकी जो सैलरी होती है वो एक्सटर्नल वालों के साथ साथ ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। अगर एक्सटर्नल वाला 120 से 200 के करीब स्टार्टिंग सैलरी चार्ज कर रहा है तो ये भी इतनी ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा IIA 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2.3 मिलियन प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट में है और वो ग्लोबली काम कर रहे हैं। सो ये कहना गलत है कि इनका स्कोप नहीं है। स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी अवेलेबल है। जहां तक मैंने एक्सप्लोर किया है इंटरनल ऑडिट को, इसमें भी तकरीबन एक्सटर्नल जैसी ही वर्किंग हो रही होती है। हाँ, हमारा रिपोर्टिंग पर्पस डिफरेंट है, हमारी प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, लेकिन काम वैसे ही हो रहा होता है। सो ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर सीखने को काम नहीं है। हाँ,
मसले कहाँ पर आ सकते हैं ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मसला, जहाँ पर ऑडिट फर्म या इंडस्ट्री आपको ये ऑफर करती है कि आप इंटरनल ऑडिट ज्वाइन कर लें और आपने 3.5 साल की आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट में ही लगा देनी है, तो ये एक मसला है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको उस ऑडिट फर्म के साथ या आपको उस कंपनी के साथ ये जरूर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए, फर्ज कर ले कि 1 साल, 1.5 साल या 2 साल मैं इंटरनल ऑडिट को दूंगा, उसके बाद मैं किसी और डिपार्टमेंट में मूव कर जाऊंगा, मैं एक्सटर्नल में मूव कर जाऊंगा, मैं टैक्स में चला जाऊंगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूर लें। ये जरूर आपने कंसीडर करना है जब भी उनके साथ इंटरनल ऑडिट के लिए बात करनी है। अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ आप 2 साल इंटरनल में लगा लें, 1.5 साल एक्सटर्नल में लगा लें या 1.5 साल आप टैक्स में लगा लें, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मसला नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, क्या उस कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश है या अभी वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं? क्या उनके पास क्लाइंट्स हैं इंटरनल ऑडिट के? अगर उनके पास क्लाइंट्स ही नहीं है तो फिर आपने वेला तो नहीं बैठना ना, आप आर्टिकलशिप में काम सीखने जा रहे हैं। अगर उनके पास क्लाइंट्स नहीं है तो फिर भी आपके लिए मसला है। सो ये आपने पहले रिसर्च कर लेनी है कि उनके पास क्लाइंट्स हैं या नहीं। अगर उनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, 8-10 क्लाइंट्स हैं या 5-6 क्लाइंट्स हैं, जिसमें 1-2 लिस्टेड हो जाएं, बाकी प्राइवेट कंपनीज हो जाएं, इस तरह के अगर उनके पास क्लाइंट्स हैं तो फिर आप जरूर ज्वाइन करें। हाँ, अगर उनके पास एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ही नहीं है तो फिर उसमें जाना, चाहे वो बिग 4 फर्म हो या कोई भी फर्म हो, वहां पर जाना मुनासिब नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मसला, अगर उनके पास डिपार्टमेंट है और उनके पास क्लाइंट्स है, आपने अपना सारा टाइम एक हेड पे नहीं लगा देना। आप इस तरह कर ले कि एक क्वार्टर एक क्लाइंट पे कर ले, दूसरा क्वार्टर दूसरे क्लाइंट पे कर ले, तीसरा क्वार्टर तीसरे क्लाइंट पे कर ले। ये रोटेशन बड़ी जरूरी होती है। अगर आप एक ही क्लाइंट पे स्टक रहेंगे तो ये आपके करियर के लिए मसला बन सकती है। कोशिश करें कि 1-2 आप लिस्टेड क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट कर लें, एक आध प्राइवेट कंपनी का कर लें, एक आध डिस्ट्रीब्यूशन का कर लें, एक आध कोई मैन्युफैक्चरिंग का कर लें। सो आपने डाइवर्सिफाई करना है इस चीज को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत सी ऑडिट फर्म से मसला है। अगर एक जगह पे किसी बंदे को भेजा है तो फिर वो बैठा है 8-8 महीने, 1-1 साल उसी जगह पे बैठा है, ये गलत चीज होती है। आपने इस चीज को इंश्योर करना है। चौथा सबसे बड़ा मसला, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो तकरीबन 2-3 क्वार्टर इस क्लाइंट पे लगाने चाहिए, ये लिस्टेड क्लाइंट है। अब आपने वो 2-3 क्वार्टर कैसे वहां पे लगाने हैं? ये नहीं कि पहले क्वार्टर में आपको इन्वेंट्री का एरिया मिला था तो आप उसी इन्वेंट्री पे बैठे रहे, या आपको सेल का एरिया मिला था तो दूसरे क्वार्टर में भी आप सेल कर रहे हैं, तीसरे में भी सेल कर रहे हैं, या फिर आपको ट्रेजरी का एरिया मिला था तो वही आप 3-4 क्वार्टर से कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने एक ही क्लाइंट पे तकरीबन 8-9 महीने, 1 साल गुजारना है, तो आप ऐसे कर ले कि पहले क्वार्टर में इन्वेंट्री कर लें, दूसरे क्वार्टर में सेल्स कर लें, तीसरे क्वार्टर में ट्रेजरी कर लें, या जो भी आपके मुताबिक सीक्वेंस बन रहा है। सो आपने हेड्स को भी देखना है कि मैं कौन से हेड्स कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप इन्वेंट्री पे ही 1 साल लगा दें। इस चीज को भी आपने इंश्योर करना है कि बहुत से इंटरनल ऑडिट के जो स्टूडेंट्स होते हैं इस चीज को इग्नोर करते हैं और बाद में रोते हैं। फिफ्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 1.5 साल हो गया, 2 साल आपको इंटरनल ऑडिट में हो गए हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि यार मैं एक्सटर्नल में चला जाऊं, यार मैं टैक्स में चला जाऊं। आपने कोशिश नहीं करनी, आपने मैनेजमेंट से बात करनी है। ये सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो आपने स्टार्ट में कर लेनी है ना, जब आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे 1.5 साल 2 साल बाद मुझे मूव करना है किसी और डिपार्टमेंट में। अब टाइम वो आ गया है तो अब आपको इन्फोर्स करवाना है अपना राइट कि भाई मुझे एक्सटर्नल में भेजो, मुझे एक्सटर्नल के क्लाइंट करवाओ, या फिर मुझे टैक्स में भेजो। अगर ये आप खुद इसको इन्फोर्स नहीं करवाएंगे तो आपको फर्म नहीं करेगी। आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, सीनियर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, जिससे बात करनी पड़े वो करनी है आपने। सो ये वो तकरीबन 4-5 मेजर मसले हैं जो कि इंटरनल ऑडिट के स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम अगर इन सारी बातों को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये बनता है कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप है, इंटरनेशनली भी है, लोकली भी है। इंटरनल ऑडिट की सैलरी भी अच्छी खासी है, जितनी एक्सटर्नल वाला चार्ज कर रहा है उतनी ही इंटरनल वाला चार्ज कर रहा है। सबसे बड़ा जो फायदा इंटरनल वाले को होता है वो ये होता है कि वो किसी भी कंपनी में बड़ा इजीली एडजस्ट कर जाता है। कंपनी में हायरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। आपने डिपार्टमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेनी है ऑडिट फर्म के साथ या कंपनी के साथ। भाई मुझे रोटेशन चाहिए, मुझे 1.5 साल 2 साल बाद रोटेशन चाहिए। उसके बाद आपने एक हेड पे नहीं बैठा रहना, आपको डिफरेंट हेड्स करने हैं। इसके बाद अपने स्किल्स पे काम करना है, चाहे आप इंटरनल ऑडिट में हैं या नहीं है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आपको स्किल्स पे जरूर काम करना है। जैसे कि एडवांस एक्सेल का स्किल हो गया, पावर बीआई होगी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन होगी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। तो ये ट्रेनिंग्स मार्केट में मिलती हैं, इन पे काम करते रहना है। डेली कोई 40 से 50 मिनट या 1 घंटा दें, ये जरूर करें, चाहे आप उस डिपार्टमेंट में हैं या नहीं है, लेकिन काम अगर आपको सीखने को मिल रहा है वो जरूर करें। हाँ, एक और इशू है जो कि डिस्कस होना निहायत जरूरी है। मिसाल के तौर पर 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आपकी ऑडिट फर्म या कंपनी आपको कहती है कि नहीं जी, हम आपको रोटेट नहीं करेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि फर्ज कर ले कि ऑडिट फर्म कहती है हम आपको रोटेट नहीं करेंगे, तो तब आपने क्या करना है? तो आप कहें ठीक है, मुझे ना करें, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है ना। अब ये तो नहीं करना कि आपने वहां से एनओसी ले लेनी है, नहीं, ये काम नहीं करना। आपने ये करना है, आपने अपने सीनियर मैनेजर से, डायरेक्टर से या फर्म के पार्टनर से बात करनी है कि सर बेशक आप मुझे रोटेट ना करें, लेकिन ऐसा कर दें कि 2 से 3 एक्सटर्नल ऑडिट के क्लाइंट्स मुझसे करवा लें, मुझे किसी टीम में भेज दें, तो वो एक्सपोजर भी मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे लिए इशू नहीं होगा।
वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्म वालों के साथ होती है तो फर्म आपको रोटेट कर देती है। रोटेशन हर फर्म में हो रही होती है, चाहे ऑफिशियली ना भी हो रही हो, लेकिन आपको अकोमोडेट कर लिया जाता है। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। हाँ, इस सारे सिनेरियो में आपने ये भी डिसाइड करना है कि फर्म कौन सी है, तो बिग 4 फर्म का टैग बहुत जरूरी होता है। Rosie.pk 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 65% एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कि ये प्रेफर करते हैं कि जो फर्म का बैकग्राउंड है, जो कि स्टूडेंट किसी फर्म का बैकग्राउंड लेकर आ रहा है, वो कौन सी फर्म का है। सो यस, फर्म मैटर करती है। सो अगर आपको बिग 4 में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको जरूर अवेल करें, क्योंकि आप ग्लोबली बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंटरनल ऑडिट को लेकर जितनी भी क्वेरीज थी आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी। मजीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन पे वीडियो भी बना दूंगा, या वीडियो नहीं बनाऊंगा तो एटलीस्ट शॉर्ट में बता दूंगा या वहीं पर आपको आंसर कर दूंगा। मजीद अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।